गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसा फील कर रहे हो? आरएस की तैयारी के लिए आपने जो है पहला कदम उठाया इंस्टीट्यूट आकर, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। जो तैयारी के लिए पहले दिन आए हो उस दिन आपको इतना अच्छा लग रहा है, जिस दिन आप आरएस सेलेक्ट हो जाओगे उस दिन क्या फीलिंग होगी, क्या आनंद की अनुभूति होगी आपको? हाँ। और ये जो है आरएस, ये बेसिकली एक जॉब नहीं है, ये सर्विसेज हैं, सेवाएं हैं जो आप समाज के लिए करोगे, समाज का एक अभिन्न अंग बनोगे, उस चीज को समझ के, समस्याओं को समझ के उनकी समस्याओं को सुलझाओगे। तो आरएएस बनना एक बहुत जिम्मेदारी की जो है सर्विस है। और उसके लिए जो लोग बिल्कुल दृढ़ निश्चयी हों और पूरा उनको पता हो कि हाँ मुझे इसी सर्विस में जाना है, वो लोग जो है पक्का इरादा करके अगर तैयारी शुरू करते हैं तो सफलता उनके पास निश्चित तौर पे आएगी। तो आपका जो डिटर्मिनेशन है, आपका जो पूरा इरादा है आरएस बनने का, वो मजबूत होना चाहिए। बाकी सब चीजें बाद की बात है, पहले जो आपका इरादा है वो मजबूत होना चाहिए। कोई भी आके, आपके कजन्स आके, आपके फ्रेंड्स आके कहीं आपको कह दें कि नहीं नहीं आरएस नहीं, अपन कुछ और कर लेते हैं, और आप फिर उस कुछ और सर्विसेज में या कुछ और चीज में लग जाओ, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। अगर आप आरएस का दृढ़ निश्चय करके आए हो तो आप फोकस्ड होके आरएस की तैयारी करो। कई बार क्या होता है, स्टूडेंट्स इधर इधर उधर के विभिन्न एग्जाम देने लग जाते हैं, बीच बीच में कई सारी चीजें करने लग जाते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, वो डिविएट हो जाते हैं, भटक जाते हैं, थोड़ा इसकी तैयारी करेंगे, थोड़ा इसकी तैयारी करेंगे, और कंप्लीट 100% वो किसी में भी नहीं दे पाते। तो अगर आप फोकस्ड रहोगे, एक ही तैयारी करोगे, एक ही एग्जाम की फोकस्ड रह के तैयारी करोगे, तो डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी। तो आरएस जो है उसका पैटर्न वगैरह आपको थोड़ा बहुत बताया होगा किसी ने, राजीव सर ने बताया होगा, बताया? आपको ये पता है कि आरएस में तीन आपके जो है एग्जाम्स होते हैं, तीन स्टेप्स होते हैं बेसिकली। पहले प्री का एग्जाम होता है, फिर होता है मेंस का, और उसके बाद इंटरव्यू। प्री में क्या आते हैं? वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। और प्री के एग्जाम में कितने क्वेश्चंस आते हैं, किसी को ध्यान है? 150, 150 प्रश्न आते हैं, 150 क्वेश्चंस आते हैं। कितने मार्क्स का होता है? और उसमें क्या होता है, आपको केवल पास होना है, केवल कट ऑफ को क्वालिफाई करना है आपको, उसमें टॉप करने से कुछ नहीं होता। तो प्री में तो आपको क्वालिफाई करना है। उसके बाद आता है आपका मेंस का एग्जाम, और मेंस के एग्जाम में आप लोगों को पता होना चाहिए कि 4 पेपर्स होते हैं, पेपर 1, 2, 3 एंड 4। और ये जो पेपर है, इनमें से पेपर 4 तो होता है लैंग्वेजेस का। लैंग्वेजेस का मतलब भाषाओं का, हिंदी और अंग्रेजी। इसमें से हिंदी और अंग्रेजी में हिंदी का वेटेज काफी अच्छा खासा है, इंग्लिश का भी वेटेज है। तो ये जो ग्रामर है, इंग्लिश और हिंदी ग्रामर, वो तो आप जब से तैयारी शुरू करो तब से थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। जैसे प्राइवेट याद करना शुरू कर दिया, इंग्लिश के आपने अपोजिट्स वगैरह थोड़े बहुत याद करने शुरू कर दिए, तो वो तैयारी साथ साथ चलती रहती है। बाकी सब्जेक्ट्स तो चलते रहते हैं, पर ये तो अपने आप थोड़ा थोड़ा लर्न करना होता है। बाकी आपकी क्लासेस होंगी, तब आपको बताया जाएगा कि कैसे निबंध लिखना है, कैसे ऐसे लिखना है, कैसे कोई आपको जो है विज्ञप्ति वगैरह किस तरह से लिखनी है, फ्रेम करनी है, वो सब तो आपको क्लास में बताएंगे। पेपर 4 जो है मेंस के एग्जाम में बहुत मायने रखता है। जैसा कि आपने सुना होगा कि पेपर 4 में किसी के मार्क्स अच्छे आए तो उसकी रैंक पे बहुत असर पड़ता है। और कोई लैंग्वेज में कमजोर रह जाए, मान लो बाकी सब चीजों की तैयारी कर ली और आप लैंग्वेज में अगर कमजोर रह गए, तो आपके सिलेक्शन में, आपकी रैंक में बहुत प्रभाव पड़ता है। और आपको पता है, एक एक दो दो नंबर से रैंक बहुत नीचे आ जाती है, पॉइंट्स का भी फर्क पड़ता है मेंस में। तो मेंस के एग्जाम में अगर आपके मार्क्स अच्छे नहीं हैं तो आपके सिलेक्शन के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं, और अगर सिलेक्शन होता भी है तो रैंक थोड़ी कम आती है, मतलब रैंक थोड़ी नीचे आ जाती है। तो इसीलिए लैंग्वेज के पेपर पे बहुत फोकस करना है। पेपर 3 जो है, इसमें आपके है पॉलिटी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और पॉलिटी मतलब राजनीति। और इसमें जो है पॉलिटी में आपके इंडियन पॉलिटी वाला आएगा, राजस्थान पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो है वो सब चीजें आएंगी आपके। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आपके जो बेसिक प्रशासन से संबंधित जो चीजें हैं वो इसमें आती हैं। उसके अलावा आपका एक होता है लॉ, विधि, और इसके अलावा साइकोलॉजी और अन्य छोटी मोटी चीजें, स्पोर्ट्स वगैरह, ये छोटे मोटे सब्जेक्ट्स भी हैं। तो इस वाले पेपर 3 में तो ये सारी चीजें। पेपर 2 में आपके आता है साइंस, एथिक्स और ज्योग्राफी। तो मैं जो आपको पढ़ाऊंगी वो कौन से पेपर में आएगा? पेपर 2 में आएगा। पेपर 2 में भी आएगा मेंस के, और प्री में भी आएगा, ज्योग्राफी दोनों में आता है।
और पेपर 1 जो है उसमें आपके राजवीर सर जो सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं वो सब उसमें आएंगे। हिस्ट्री आएगी, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर आएगा, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है वो सब आएंगे, छोटे मोटे 2-4 सब्जेक्ट्स, और हिस्ट्री और राजस्थान का पार्ट, वो सब आता है किसमें, पेपर 1 में। तो ये आपका आरएस का स्ट्रक्चर है। प्री में तो आपके बेसिक सब्जेक्ट्स आते हैं। बेसिक सब्जेक्ट्स का मतलब प्री में आपके विधि नहीं आएगा, लॉ नहीं आएगा, प्री में आपके साइकोलॉजी नहीं आएगा, प्री में आपके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नहीं आएगा। तो जब प्री की तैयारी करते हैं तो कोर सब्जेक्ट्स जो होते हैं जैसे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर, साइंस, इनको बेसिक बेसिक सब्जेक्ट्स को, करंट अफेयर्स को, और राजस्थान का जो इकोनॉमिक सर्वे होता है, आर्थिक समीक्षा, उसकी तैयारी करनी होती है। उससे प्री क्लियर हो जाता है। उसके बाद मेंस के आपको चारों पेपर तैयार करने होते हैं, और मेंस में जब सिलेक्शन हो जाता है उसके बाद किसकी बारी आती है, इंटरव्यू की। अब कुछ लोग जो है इन तीनों पार्ट्स को, इन तीनों स्टेप्स को अलग अलग समझते हैं और ये सोचते हैं कि पहले मैं प्री की कोचिंग लूंगा, फिर मैं मेंस की कोचिंग लूंगा, और फिर मैं बाद में इंटरव्यू की कोचिंग लूंगा। ऐसा नहीं होता, ये कंप्लीट पैकेज है। आप जब प्री में जो ज्योग्राफी पढ़ते हो, मैं अपने ही सब्जेक्ट की बात करती हूँ, प्री में जो आप ज्योग्राफी पढ़ते हो वही सेम टू सेम आप मेंस में पढ़ते हो। थोड़ा सा मेंस में हम थोड़ा विस्तार में पढ़ लेते हैं, और प्री में हम उसके जो सिलेक्टेड पार्ट होते हैं वो आपसे क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हिमालय, हिमालय पर्वत अगर आप पढ़ रहे हो तो प्री में आपसे हिमालय की प्रमुख चोटियां पूछ लेंगे, पीक्स पूछ लेंगे, उनकी हाइट वगैरह पूछ लेंगे, या आपको कोई मैच करने का क्वेश्चन आ जाएगा। और मेंस में वही हिमालय जो है, सविस्तार हिमालय के बारे में बताइए, वो आ जाएगा आपके, या फिर हिमालय का महत्व बताइए, इंपॉर्टेंस बताइए हिमालय की। तो बताइए, प्री में हिमालय को हम अलग से पढ़ें और फिर मेंस के लिए दोबारा हिमालय की वो सेम चीजें रिपीट करें, वो ज्यादा सही होगा, या दोनों को एक साथ पढ़ना? एक साथ पढ़ना ज्यादा सही होता है। और उसके बाद जब आप इंटरव्यू देते हैं, आप जब प्री और मेंस करते हैं तो आप राजस्थान ज्योग्राफी भी पढ़ते हैं, आप भारत का भूगोल भी पढ़ते हैं, इंडियन ज्योग्राफी, और आप विश्व का भूगोल भी पढ़ते हैं, और इन सब के साथ साथ भौतिक भूगोल, फिजिकल ज्योग्राफी जो है वो भी पढ़ते हैं। वही आप मेंस में काम आती है आपके। और इंटरव्यू जब आप देते हो तो आप जिस जिले से बिलोंग करते हो, जिस डिस्ट्रिक्ट से आप हो, उस डिस्ट्रिक्ट से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और वो डिस्ट्रिक्ट के क्वेश्चन आपने पहले पढ़े हुए होते हैं। कब? राजस्थान ज्योग्राफी में, राजस्थान के भूगोल में। तो इंटरव्यू के टाइम पे आपको केवल क्या करना होता है, जो पुराना पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज करना है, और रिवाइज भी सारा नहीं करना। इंटरव्यू, हर एक व्यक्ति के लिए इंटरव्यू में प्रश्न अलग अलग होते हैं, उनकी प्रोफाइल जिस तरह की होती है उस तरह के सवाल होते हैं। आपके पास ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट्स रहे हैं, इंटरव्यू में आपसे उन्हीं से संबंधित प्रश्न ज्यादातर पूछे जाते हैं। या आपने कोई पहले कहीं पे जॉब किया है, कहीं सर्विस दी है, कोई नौकरी की है, तो उससे संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इंटरव्यू के प्रश्न किसी एक व्यक्ति से जो पूछा गया है, जरूरी नहीं है कि दूसरे व्यक्ति से भी वही सेम सवाल पूछे जाए। हर व्यक्ति के जिले, उसकी हॉबीज, उसके जो इंटरेस्ट है, या उसके ग्रेजुएशन में जो उसके रहे हैं सब्जेक्ट्स, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो कोई किसी के मन में ये सवाल हो कि हम इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें, क्योंकि कई बार सेमिनार्स में स्टूडेंट्स आते हैं और प्री मेंस की तो बात नहीं करते, वो सीधे इंटरव्यू की बात करते हैं। इंटरव्यू की टेंशन अभी बिल्कुल भी नहीं लेनी, इंटरव्यू आगे चल के आएगी, इंटरव्यू की बारी, और इंटरव्यू सबके लिए अलग होता है, वो पर्सनल प्रोफाइल पे डिपेंड करता है, और कुछ चीजें बेसिक राजस्थान से रिलेटेड होती हैं। तो इंटरव्यू की आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। तो किसी के मन में अगर सवाल हो इंटरव्यू की कैसे तैयारी करनी, अभी मत सोचो, पहले प्री और मेंस दे दो, उसके बाद हम आपको यहीं पे स्प्रिंग बोर्ड में गाइड करेंगे कि कैसे इंटरव्यू की तैयारी करनी है। इंटरव्यू के आपके जो सेशंस हैं वो भी यहाँ पे लिए जाते हैं, मॉक इंटरव्यू लेते हैं हम लोग, उससे आपकी प्रैक्टिस हो जाती है। तो इंटरव्यू की तैयारी के बारे में सोचना छोड़ दो। सबसे पहले किसके बारे में सोचना है? प्री और मेंस के बारे में। और प्री और मेंस अलग अलग नहीं होते, प्री मेंस की कंबाइंड स्टडी होती है, और जिसमें प्री मेंस की कंबाइंड स्टडी होती है उस बैच को बोलते हैं फाउंडेशन बैच। और आप फाउंडेशन बैच के लिए ही एडमिशन लेने आए हो, तो आप फाउंडेशन बैच में आपको जो भी आपके बेसिक सब्जेक्ट्स हैं वो एक एक करके पढ़ाए जाएंगे। शुरू में जो आपकी क्लासेस लगेंगी वो 4 घंटे लगेंगी, 2-2 घंटे की एक क्लास, 2 क्लासेस 2 सब्जेक्ट्स। मतलब शुरू में पहले दिन जब आओगे आप, पहले दिन से आपके कितने सब्जेक्ट शुरू होंगे? 2 सब्जेक्ट। एक सब्जेक्ट की क्लास कितने घंटे होती है? 2 घंटे। तो 2 घंटे की 2 क्लासेस जब होंगी तो आप टोटल 4 घंटे आपकी क्लासेस लगेंगी शुरुआत में।
बाद में जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आप आने लगोगे, आपको सारा पैटर्न समझ में आ जाएगा, तो आगे चल के आपकी क्लासेस बढ़ाकर कर दी जाएंगी 6 घंटे। तो आपको प्री मेंस में क्या करना है, किस तरह से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कौन से सब्जेक्ट को कैसे डील करना है, ये सब कुछ चीजें आप जब यहाँ पे आओगे, फाउंडेशन का कोर्स स्टार्ट होगा, तो जो भी आपके सब्जेक्ट स्टार्ट होंगे उसमें हम वो सारी चीजें बताते हुए आपको स्टेप बाय स्टेप पढ़ाते हुए जाएंगे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अब जो है आपके मन में एक और ये सवाल होता होगा कि यहाँ जो पढ़ाया जाता है उसके आप नोट्स बनाओगे, आपको पता है हैंड रिटन नोट्स आप खुद क्लास में लिखोगे, हम जो बनाए बताएंगे आपको वो सारी चीजें लिखवाएंगे भी। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में आपको नोट्स लिखवाए जाएंगे। आपको करना क्या है, आपको केवल आपको नोट्स को याद करना है, अच्छे से चीजें जो क्लास में बताई जाती है उनको अच्छे से समझना है। तो आपसे क्या उम्मीद है या क्या एक्सपेक्टेशन है ताकि आप सफल हो सके, तो आपसे एक्सपेक्टेशन इतनी है कि एक तो आपको हमेशा आरएएस का सिलेबस ध्यान होना चाहिए, आरएएस के सिलेबस ध्यान होना चाहिए आपको। सिलेबस कहाँ से देखेंगे आप, मान लो आप ट्यूसडे से आ रहे हो, तो उससे पहले आप क्या होमवर्क कर सकते हो, आप ये होमवर्क कर सकते हो कि कम से कम आरएएस का सिलेबस देख लो। और सिलेबस कहाँ देखने को मिलता है, आरपीएससी की वेबसाइट के ऊपर जाना आप, वहां पे आपको सिलेबस मिल जाएगा। किसका देखना है, प्री का और मेंस का, दोनों का सिलेबस आपको देखना है। सिलेबस देखने के बाद आप जो नोट्स बनाओगे, क्लास में 2 सब्जेक्ट्स प्रोबेबली आपके 2 सब्जेक्ट चालू होंगे, एक तो राजस्थान और दूसरा आपका ज्योग्राफी। तो ये जो भी सब्जेक्ट आपके स्टार्ट होते हैं उस सब्जेक्ट की कॉपी में पहले पेज के ऊपर आपका सिलेबस होना चाहिए, ताकि आप सिलेबस से जुड़ी हुई चीज़ों को ही पढ़ो। अक्सर स्टूडेंट्स क्या होता है, भटक जाते हैं, कोई सीनियर्स उनके साथ रूममेट्स रहते हैं कि तू ये भी पढ़ ले, तो ये भी पढ़ ले। ज़्यादा हम इधर उधर की चीज़ें अगर पढ़ लेते हैं तो कन्फ्यूजन ज़्यादा क्रिएट होता है। तो जितना लिमिटेड पढ़ाया जा रहा है, जो सिलेबस से रिलेटेड है, बस उतना ही पढ़ना है, क्योंकि हमें हर सब्जेक्ट में थीसिस या पीएचडी नहीं करनी, हमें सिलेक्शन चाहिए। तो सिलेक्शन के लिए जो जो चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं, सिलेबस में है लिखी हुई, वही चीज़ों पे आप फोकस करेंगे। और अब आप किसी भी स्ट्रीम से हो, चाहे आप आर्ट्स से हो, चाहे कॉमर्स से हो, चाहे साइंस से हो, आपको हर सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा। आर्ट्स वालों को साइंस पढ़ना पड़ेगा और साइंस वालों को आर्ट्स वाला पढ़ना पड़ेगा। तो ये जो है, किसी के लिए साइंस इजी होगा, हिस्ट्री मुश्किल हो सकता है, किसी के लिए हिस्ट्री इजी होगा, साइंस मुश्किल हो सकता है। तो वो बैलेंस हो जाता है। आपका जो सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में रहा है वो तो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, पर आपको ज़्यादा मेहनत किस पे करनी है, जो आपका सब्जेक्ट नहीं रहा, जिसमें आपका इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो पाया या आपको थोड़ा सा कठिन लगता है, उस पर थोड़ी ज़्यादा मेहनत करो, ताकि एग्जाम में वो सब्जेक्ट आपको कहीं डुबो ना दे। क्योंकि एक सब्जेक्ट में भी कम मार्क्स आए तो थोड़ा सा बैलेंस नहीं हो पाता। तो आपको अपना वीक पॉइंट जो है उस पर मेहनत करनी है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट तो स्ट्रॉन्ग रहेगा ही। अब बात आती है, आपके स्टूडेंट्स के जनरल कन्फ्यूजन रहता है कि यहाँ पर स्प्रिंग बोर्ड में दोनों माध्यम के स्टूडेंट्स को किस तरह से एड्रेस किया जाता है। तो इंग्लिश और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को दोनों को ही दोनों लैंग्वेजेस में पढ़ाया जाता है। बेसिक जो आपका डिस्क्रिप्शन होता है वो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स को भी हिंदी में समझ में आता है। कोई कहानी सुनाई जाए तो हिंदी में भी समझ में आती है, सेम कहानी इंग्लिश में भी समझ में आती है। तो वो कहानी या वो एक्सप्लेनेशन अगर आपको हिंदी में दिया जाता है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। और इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में समझाई जाती है चीज़ें, दोनों मीडियम में चीज़ें लिखवाई भी जाती है, नोट्स लिखवाए भी जाते हैं। तो आप उसकी मीडियम की तो टेंशन बिल्कुल मत लो। कितने लोग हैं इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, ओके। कितने इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स ऐसी स्कूल से हैं जहां मतलब ऑल द टाइम इन स्कूल यू हैड टू स्पीक इन इंग्लिश, इन कॉरिडोर्स इन एवरीवेयर? Are you convent educated? Huh? So convent educated students, you don't have the habit of listening too much of Hindi, right? And when you listen to too much of Hindi, you feel, oh my God, what kind of atmosphere, what kind of an environment is this? I'm not made for such kind of environment and I'm not understanding anything. You block your mind on your own. आप खुद अपने माइंड की ताला जो है ना लगा देते हो, मुझे समझ में नहीं आएगा, ये हिंदी में बोला जाए। अरे हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और समझ में हमको आती है। सिर्फ ये हमारा एक साइकोलॉजिकल वो होता है, क्योंकि आप लोगों ने थ्रू आउट जो स्टडीज की हैं, यू हैव ऑलवेज हर्ड योर टीचर स्पीकिंग इन इंग्लिश। दैट इज वाई व्हेन अ टीचर स्पीक्स इन हिंदी, यू ऑलवेज फील दैट आई एम नॉट बीइंग एबल टू अंडरस्टैंड। जबकि ऐसा नहीं होता। आप हिंदी मूवीज देखते हो ना, समझ में आती? ऐसा तो नहीं कि केवल इंग्लिश ही देखते हो मूवीज, गाने
विच इज योर फेवरेट सॉन्ग? या केसरिया, इंग्लिश में तो नहीं है वो। हाँ, तो इट्स ऑल अबाउट, ये सिर्फ जो है हम एक मन में एक बना लेते हैं थॉट प्रोसेस कि मुझे समझ में नहीं आएगा। मैं एक इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट रही हूँ, और इंग्लिश मीडियम होने के बावजूद मुझे हिंदी में सब समझ में आता है। शुरू में थोड़ी सी दिक्कत होती है, शुरू में एक दो दिन थोड़ा अजीब लगता है कि ये क्या बोला जा रहा है। जैसे स्पेशली ज्योग्राफी में जब बात करते हैं, तो ज्योग्राफी में आपने ट्रॉपिकल जोन सुना होगा, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, ट्रॉपिकल जोन, उसी ट्रॉपिकल जोन को बोलते हैं हिंदी में उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। तो जब हम उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं, तो वैसे बोलते ही वो इंग्लिश वाले जो है वो हिल जाते हैं कि क्या बोल दिया पता नहीं। तो ऐसा दोनों लैंग्वेज में बोला जाएगा, बट यू हैव टू हैव द हैबिट ऑफ लिसनिंग टू दैट उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र ऑल्सो। मतलब ऐसा नहीं हो कि उसको सुनते ही आप बिल्कुल ब्लॉक हो जाओ कि नहीं मुझे तो अब नहीं समझ में आएगा। इट इज ऑल अबाउट योर परसेप्शन, इट इज ऑल अबाउट साइकोलॉजिकल थिंग। क्या आप अगर उसको एक्सेप्ट करोगे, रिसेसिव मोड में हो गया आपके, हाँ रिसेप्शन मतलब आप ले रहे हो उसको, रिसीव कर रहे हो, तब तो आपको चीजें समझ में आएंगी अच्छे से। और अगर आप ब्लॉक करके बैठ जाओगे तो नहीं आएंगी। और मैं ये खुद के एक्सपीरियंस से कह सकती हूँ, क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट रही हूँ, पर मैंने यहाँ बाईलिंगुअल जो मेथड है उससे पढ़ाई की है, और उसके द्वारा स्टार्टिंग में मेरी हिंदी बहुत खराब थी। वो ये एडवर्टाइजमेंट होते ना, मेरी शुरू में मेरी हिंदी बहुत खराब थी, बाद में मैंने बाद में मैंने बहुत मेहनत की। शुरू में एक्चुअली मेरी हिंदी सही नहीं थी ज़्यादा, और मैंने भी इतने इन लोगों के जैसे वर्ड्स हिंदी वाले नहीं सुने थे। बट आज मैं दोनों लैंग्वेजेस में पढ़ाती हूँ, हिंदी और इंग्लिश, और मुझे दोनों बहुत कन्वीनियंट लगती है। और मुझे बस कंटेंट मिलना चाहिए, मैटर मिलना चाहिए उससे, सिलेबस से रिलेटेड, चाहे वो हिंदी में हो चाहे वो इंग्लिश में। और चीज़ समझ में आ जाती है, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाती है, तो हम हिंदी इंग्लिश में आराम से ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो आप चिंता मत करो, इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में लिखवाया जाएगा। सिर्फ आपको शुरू के कुछ दिनों में थोड़ा सा पेशेंस रखना है, एंड लेट योर माइंड गेट हैबिचुअल टू द बाइलिंगुअल थिंग। क्योंकि आप इतने हैबिचुअल हो नहीं, थोड़ा सा 2-4 दिन अगर आप दोगे टाइम, तो अपने आप आपको चीज़ें समझ में आने लगेगी। किसी भी आरएस के स्टूडेंट जो यहाँ पे पढ़े हुए हैं, जो इंग्लिश मीडियम है, उनसे आप बात कर लेना कभी भी आपको कॉरिडोर्स में या कहीं मिल जाए तो आप उनसे सुनोगे कि उनकी पहले हिंदी उनकी भी खराब थी, और अब वो इस लेवल पे पहुंच चुके हैं कि अगर हिंदी में कोई डिक्टेट कर रहा है तो वो हमसे पहले, बोलने से पहले इंग्लिश में लिख देते। तो इतना उनकी हैबिट हो जाती है। और आपको ये जरूर याद रखना है, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स को, कि आपके पेपर 4 में दोनों लैंग्वेजेस आएंगी, इंग्लिश भी आएगी और हिंदी भी आएगी। तो अगर किसी लैंग्वेज से ज्यादा परहेज करोगे तो फिर डूब जाओगे। पेपर 4 में भी तो काम आएगी ना, इंग्लिश वालों के हिंदी काम आएगी, हिंदी वालों के इंग्लिश काम आएगी। इंग्लिश का ट्रांसलेशन आता है, वहाँ हिंदी का एक पैराग्राफ होता है और आपको ट्रांसलेट करना होता है। तो रोज थोड़ी थोड़ी इंग्लिश सुनोगे, इंग्लिश मीडियम वालों के माध्यम से, मतलब जो इनको डिक्टेट किया जाएगा, तो उससे आपकी भी हैबिट होगी, थोड़ा सुनते रहोगे, सेंटेंसेस आपको फ्रेम करना आ जाएगा। तो ये बाइलिंगुअल क्लास का एक बेनिफिट है कि आपकी लैंग्वेज जो है पेपर, उसमें आपको मदद मिलती। और ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, और ये आपको लग रहा होगा कि शायद मैं सिर्फ कहने के लिए कह रही हूँ, तो किसी भी इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट से जो पुराने पढ़े हुए हैं उनसे पूछ लेना, उनका अब स्किल इतना स्ट्रांग हो गया है कि वो हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आराम से इजीली कर सकते हैं, ट्रांसलेट भी कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। तो ये मीडियम वाला कन्फ्यूजन तो होना ही नहीं चाहिए। किसी के मन में ये कन्फ्यूजन हो कि आरएएस में सिलेक्शन कौन से मीडियम से होता है, मीडियम से नहीं होता, पढ़ाई से होता है सिलेक्शन, है ना। तो ना हिंदी मीडियम वालों को ज्यादा नंबर मिलते हैं या इंग्लिश मीडियम, ये भ्रांति है। सिर्फ ये कहते हैं कि इंग्लिश वालों को यही नंबर मिल जाते हैं या हिंदी वाले को यही मिल जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर मेहनत कर रहे हो, अच्छा आंसर लिख रहे हो, तो आपको जरूर से नंबर मिले। अब सबसे बड़ी बात है, इस तैयारी में किस चीज का ध्यान रखा जाए, क्या किया जाए जिससे हमें सफलता प्राप्त हो। तो सबसे पहली चीज है, भटकना नहीं है। जो पढ़ाया जा रहा है उतना पढ़ना है, और सिलेबस के ऊपर आपको स्टिक करना है। क्योंकि अभी इतना टाइम आप लोगों के पास नहीं है कि आप उसमें रिसर्च करने बैठ जाएं। हर एक टीचर जो सब्जेक्ट पढ़ा रहा है आपको, उसने 10 किताबें पढ़कर उसका निचोड़ निकाल के आपके नोट्स बनाए हैं। तो आपको जो नोट्स में क्रिएटर किया जा रहा है, या आपको जो नोट्स में दिया जा रहा है, वो सिलेबस से रिलेटेड है। उतना पढ़ लोगे तो भी न्याल हो जाओगे, पर उतना भी हमसे पढ़ा नहीं जाता, क्योंकि हम क्या है ना, थोड़ा ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट करने की कोशिश करते हैं। जहां आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करने हैं, जहां कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना है, हम बताएंगे कि वहां क्या पढ़ना है और किस तरह से पढ़ना है। और जब तक वो ना बताया जाए, तब तक आपको केवल क्या करना है, नोट्स को
अच्छे से समझना है और याद करना है। और नोट्स को याद करने का तरीका ये है कि रोज आप नोट्स को पहले पन्ने से रिवाइज करोगे। हम क्या करते हैं, आज की क्लास रिवाइज कर लेते हैं, कल की क्लास भूल जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, पहले पेज से एवरीडे रिवीजन होना चाहिए। चाहे आपके कॉपी में 200 पेज हो, आप नंबर 1 पेज से रिवीजन शुरू करोगे। सबसे बड़ी चीज जो आरएस बनाती है वो है कंसिस्टेंसी। पढ़ाई में निरंतरता, डेली पढ़ना है, डेली थोड़े थोड़े एफर्ट्स करोगे, डेली थोड़ा थोड़ा याद करोगे, तो आगे चल के आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप अगर ये सोचो ग्रेजुएशन के जैसे, जैसे बीए में हम करते हैं तो हम लास्ट में पढ़ते हैं, एक दिन पहले वो 1 वीक सीरीज पढ़ के चले जाते हैं और सोचते हैं हमारा हो जाएगा। आरएस में वैसा नहीं चलेगा। आरएस में आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, जो पढ़ाया जा रहा है डेली पढ़ना है। तो अगर आपको आरएस बनना है तो ये चीज याद रखें, पढ़ाई में निरंतरता होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, रोज पढ़ना है, भले ही थोड़ा ही पढ़ना हो तो भी पढ़ना है रोज, ठीक है। वॉट एवर लिटिल एफर्ट्स यू मेक ईच एंड एवरी डे, इट काउंट्स because it leads to a big result and a big success. So if you want success in your life, you have to do efforts each and every day. ऐसा नहीं कि किसी एक दिन उठ के और बस चमत्कारी शक्तियों से सब कुछ याद हो जाएगा। रोज याद करना है, रोज रिवीजन करना है, तो रिवीजन इज द की। अब आपके मन में और कोई इनसे रिलेटेड सवाल आ रहे हो तो बताइए। और इसके बाद अभी मेरे बाद आपके पास आपसे मिलने के लिए टॉपर्स आने वाले हैं बहुत सारे। तो टॉपर्स से आपके जो भी सवाल हो कि भाई टॉप कैसे करना है, चलो पास तो होना है, ये रास्ता पता है, सक्सेस कैसे प्राप्त करनी है, पर टॉपर ऐसा क्या विशेष करते हैं जिससे वो टॉप लिस्ट में आ जाते हैं, तो वो आप उनसे पूछ सकते हो। पर उसके अलावा आप लोगों के कोई सवाल हो जो मेरे से रिलेटेड हो तो पूछ लो।